हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ज्योग्राफी में, जो कि आपके लगातार परीक्षाओं में पूछा भी गया है यहाँ से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंशांश और देशांतर। इससे पहले हम लोगों ने भारत का नामकरण भी देख लिया था और भारत के भौगोलिक परिचय को भी देख लिया था। इसका मतलब है कि भारत का भौगोलिक परिचय क्या क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की जो शुरुआत है वो भारत के भौगोलिक परिचय की है, और जिसमें आपको ये समझना है कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बना सकता है। तो चलिए भारत के भौगोलिक परिचय को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अंशांश और देशांतर। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्लोब है, जो हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट तक जाने वाली जो रेखा है, जैसे ये और ये सभी रेखा जो है, ये कौन सी रेखा कहलाती है? इसी को हम लोग बोलते हैं अंशांश। इसी को अंशांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह ग्लोब पर जो है इस तरह से बनती हैं। हालांकि इसकी जो लंबाई होती है विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। देखिए इसकी लंबाई जो है विषुवत पर सबसे ज़्यादा होगी। विषुवत पर लंबाई सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक। और वहीं हम लोग कहते हैं कि इसकी लंबाई अंशांश की सबसे छोटी कहाँ पे होगी? ध्रुवों पर होगी। इसका मतलब है चाहे वो साउथ ध्रुव हो चाहे नॉर्थ ध्रुव, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा जो है ध्रुवों पर, और मतलब सबसे कम ध्रुवों पर और सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा जो जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, वहाँ पे होती है। अब बात करते हैं, इसी में आप देखेंगे कि 0 अंश है, 23.5 अंश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और वहीं 23.5 अंश साउथ में जाएंगे तो यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, इस रेखा का नाम मकर रेखा होता है, जो 23.5 अंश जो है दक्षिण से गुजरती है। तो ये तो हमारा रेखा हो गया, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इस तरह से जो रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ये वाली ऊपर वाली देख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक नीचे वाली देख लेंगे, ये देखिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर भारत के अंतिम बिंदु को भी देख लेंगे, जहाँ से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन बना रहा है। तो देखिएगा ये वाला जो 37.6 है, 37.6, ये आपका नॉर्थ पड़ता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी का जो भाग है उसके नॉर्थ में ही है। भारत का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक कलर चेंज करके देख लेते हैं, ये देखिए भारत का क्षेत्र है। तो भारत का क्षेत्र यदि यहाँ पे है तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ में हैं। तो ये देखिए 37.6 नॉर्थ, जो कि ये एक स्थान है जिसका नाम है इंद्राकौल। इंद्राकौल, अच्छा, इस स्थान को हम लोग भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मानते हैं। जो ये स्थान है इसे भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है। ये देखिएगा भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु यदि पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंद्राकौल हो जाएगा, जो कि भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु है। ठीक है, और वहीं हम लोग दक्षिण में जाएं तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, इसका जो कह सकते हैं अंशांश है 8.4 है, 8.4। इसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, याद रखिएगा कन्याकुमारी जो है ये भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु है, लेकिन भूभाग की दृष्टि से इसका मतलब है कि इसे हम लोग बोल सकते हैं कि दक्षिणतम अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। और ये किससे संबंधित है? भूभाग से है। भूभाग से यदि दक्षिणी अंतिम बिंदु कहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। ऐसे पूछेगा तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका क्या पड़ता है? 6.4, ये भी नॉर्थ में ही पड़ता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम आपका पिग्मेनियन पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेनियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
और ये जो है ये भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है? अंतिम दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। इसका मतलब है कि भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। तो ये सबसे दक्षिण में, यदि भूभाग की दृष्टि से देखेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। तो ये हमारा अंशांश ही तो क्लियर करता है कि हम दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, उत्तरी बिंदु कहाँ पे है। अब भारत के बीचों बीच से एक निकलता है जिसको हम लोग देखिए यहाँ पर, जैसे भारत का बीचों बीच वाला भाग है, तो ये देखिए ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा जो है यदि देखा जाए तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर निकलता है। मतलब इसका निर्धारण कौन करता है? अंशांश ही तो निर्धारित करता है। तो थोड़ा सा हम लोग और इसमें समझ लेते हैं कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, और कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका मतलब है कि इस तरह से टोटल यदि देखा जाए तो कितने राज्य हो जाएंगे? 8 राज्य। इन 8 राज्यों में यदि देखा जाए, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। अब यहाँ पे चित्र में भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए समझ लेते हैं कि इन 8 राज्यों में किस तरह से जो है हमारे यहाँ, जो इन 8 राज्यों में यदि देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी राज्यों में सबसे लंबी रेखा है और किस राज्यों में सबसे छोटी रेखा है। तो हम लोग ये समझेंगे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, भारत में जो है मध्य प्रदेश सबसे जो है सबसे लंबी, इसका मतलब है कि लंबी रेखा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे लंबी रेखा है। जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है, और इस तरह से यदि देखा जाए तो कर्क रेखा सबसे लंबा हो जाएगा। दूसरी बातें यदि पूछेगा कि सबसे छोटा, सबसे लंबा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटा कहाँ पे है? सबसे छोटा आपका राजस्थान। इसका मतलब है कि राजस्थान में सबसे छोटा, राजस्थान में केवल जो है बांसवाड़ा और जो है 2 ऐसे जिले हैं, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, जहां से केवल 2 जिलों से होकर जाता है, 2 जिला से होकर जाता है। अब देखिएगा ये राजस्थान के केवल 2 जिलों से होकर गुजरता है। और यहाँ पर क्या है, टोटल यदि पूछा जाए तो ये सबसे लंबा सीमा जो बनाता है वो मध्य प्रदेश से बनाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से सबसे लंबा सीमा बनाता है और राजस्थान के 2 जिलों से ये गुजरता है। अब ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि इस तरह से यहाँ से आपका, और दूसरी बातें हैं कि कौन सा शहर है राजस्थान का, कौन सा शहर है जहां पर इस तरह से जो है, राजस्थान का कौन सा शहर है? तो 2 शहर, मतलब 2 हैं। और किस राजधानी से होकर जाता है? तो जो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो कर्क रेखा किस राजधानी से होकर जाती है? तो कर्क रेखा दरअसल क्या होता है कि ये रांची से होकर जाती है, जो कि झारखंड की राजधानी है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, जो कि यहाँ से क्या होता है, कर्क रेखा इसके ठीक ऊपर से होकर जाती है। तो यदि पूछेगा कि किसके ऊपर से होकर जाती है कर्क रेखा, तो रांची से। इसके अलावा किसके पास से होकर जाती है? तो रांची के ऊपर से हो गया, कोलकाता के पास से होकर जाती है। कोलकाता के अलावा और कौन है? आपका भोपाल है, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है, इसके पास से होकर जाती है, भोपाल से। तो आपको ये समझना है, सबसे ऊपर रांची, फिर कोलकाता, फिर भोपाल, ये सभी आपका जो है सबसे नजदीक होंगे, कर्क रेखा के सबसे नजदीक होंगे। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंशांश रेखा से किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानते हैं, और यह रेखा जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे हमारा जो ये कर्क रेखा है, ये क्या करता है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। ठीक है,
इसका मतलब है जो कर्क रेखा है वो भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस तरह से हम लोग बात ये करेंगे कि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसकी जो दोनों जो कर्क रेखा से जो दूरी है वो 2 बराबर भागों में हो जा रही है। अब दूसरी बात इसमें ये करेंगे कि चलिए ठीक है, यहाँ तक कि ये 2 मौसम में भी बांटता है। ये कौन कौन से मौसम है? एक तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? उपोष्णकटिबंधीय होगा, उपोष्णकटिबंधीय। इसका मतलब है कि भारत को 2 प्रमुख जलवायु में कौन सी रेखा जो है बदलती है? तो कर्क रेखा 2 जलवायु में डिवाइड कर देती है, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा क्या है? उपोष्णकटिबंधीय। अब ये क्लियर हो गया, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय की बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आपका अंशांश रेखा। अच्छा, अंशांश रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यदि ऐसे पूछता है, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे पूछ सकता है कि अंशांश रेखा की दृष्टि से भारत, अंशांश रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो ये देखिएगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और वहीं यदि हम लोग इसकी बात करें, जैसे देशांतर की बात करें, तो देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसका मतलब है देशांतर और अंशांश दोनों मिला लिया जाए तो भारत जो है कहाँ पे होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि पूछेगा अंशांश एवं देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग गोलार्ध भी क्लियर कर लिए कि कौन पूर्वी गोलार्ध में है, कौन उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देशांतर अब समझना है। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे? अंशांश समझ रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर का। जो हमारा ग्लोब है, ये देखिएगा देशांतर की बात होगी तो यहाँ पर जो हमारा ग्लोब है इस पर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं जा रही हैं, ये देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखा जा रही है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसका मतलब है ये रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ जोड़ती है। इस रेखा की क्या विशेषता है कि इसकी लंबाई सभी जगह समान होती है, सभी जगह समान होती है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है सबका लंबाई, लेकिन बीच की दूरी जो है, जैसे आप देखेंगे अंशांश रेखा में ना बीच की दूरी सभी जगह समान है, लेकिन लंबाई जैसे जैसे वो ध्रुवों की तरफ जा रहा है उस रेखा की लंबाई घटती जाएगी और विषुवत रेखा पर उस रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ठीक उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि जो बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगी, मतलब 2 देशांतरों की बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पर। ये देखिएगा 2 देशांतर के बीच की दूरी 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या होगा? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। और लंबाई सभी जगह क्या होती है? समान होती है। तो ये बातें हम लोग क्लियर कर दिए। ये क्या करता है? देशांतर रेखा का काम है समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण। इसका मतलब है कि इस तरह से यदि हम लोग देखें तो आपका 179 और 181 टोटल मिलाकर 360, ग्लोब का 360 का जो मान है, पाई का जो मान होता है वो टोटल जो है अलग अलग रेखा में निर्धारित किया गया है। तो ग्लोब का जो मान होता है वो अलग अलग रेखा में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो ये रेखा है इसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 360 टोटल होता है, जिसमें 181 जो है पूर्वी में है और 179 क्या है? वेस्ट में है, पश्चिम में, और ईस्ट में जो है पूर्वी। जैसे आप मानक समय रेखा जहाँ से GMT लिया गया है वहाँ से आप देखेंगे जो है तिथि रेखा सब आते आते, इसका मतलब है कि आप फिर से वापस पीछे जाएंगे तो वो 181 होगा।
और फिर पीछे से जाकर के पश्चिम की तरफ मिलेंगे तो 179 हो जाएगा। हालांकि दोनों मिलाकर 360 होता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं जीएमटी, ये कहाँ से है? लंदन से। लंदन से है, जिसे हम लोग जीरो देशांतर बोलते हैं, इसे जीरो देशांतर। यहीं से विश्व का मानक समय रेखा लिया गया है, जो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से विश्व का मानक समय रेखा गया है, जहाँ से जीरो अंश देशांतर है। भारत के आईएसटी आते आते ये क्या होता है, जैसे जहाँ पे आईएसटी है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आईएसटी। आईएसटी के आते आते इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, आईएसटी आते आते ये मूल रूप से इलाहाबाद के नैनी से है, इसका जो केंद्र है। आईएसटी का केंद्र कहाँ पे है? नैनी में है, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। इसमें टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कर्क रेखा पर देखे होंगे कि 8 राज्य आते हैं, और वहीं आईएसटी मतलब आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस पर मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं मानक समय रेखा। समय रेखा पर कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश आता है एक, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग देखें तो ये टोटल का टोटल जो है, भारत में कितने राज्य आ रहे हैं जो कि इसमें इससे जुड़े हुए हैं, तो आपका टोटल यदि देखा जाए तो कुल 5 राज्य आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मानक से रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक यदि पूछेगा कि मानक रेखा की लंबाई जो है समय की, वो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा में आप देखेंगे ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और राजस्थान में सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देशांतर को भी अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कि देशांतर की दृष्टि से थोड़ी सी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये तब सब कुछ चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं, यहीं पे हमारा आईएसटी है, वो कितना है? 82.5 है। आईएसटी कितना है? 82.5 है। तो ये देखिएगा 82.5, 82.5 होने की वजह से ये कितना आगे है? तो ये आगे हो जाएगा 5.5 घंटे आगे हो जाएगा, ये 5.5 घंटे आगे। इसका मतलब है कि यदि हम लोग बात करें कि ये 82.5 देशांतर की वजह से ये 5.5 घंटे आगे हो गया है। और क्यों? क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होता है, और एक देशांतर की दूरी जो है 100 जो है 11.33 होता है, 111.33 होता है। ठीक है, ये लंबाई मतलब ये दूरी होती है दो देशांतरों के बीच। और वहीं अंशांश की बात करेगा तो 111, अंशांश पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर जो है दो अंशांश के बीच की दूरी हो जाएगी। एक से दूसरे अंशांश तक जाएंगे तो 111 किलोमीटर होगा, और ये 111.33 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी क्लियर कर लिए। अब आते हैं जो अंतिम बिंदु है, यहाँ से पूर्वी अंतिम बिंदु भी क्लियर होता है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें कि पूर्वी अंतिम बिंदु कहाँ पे है, तो पूर्वी अंतिम बिंदु देखिए यहाँ पे है, जिसे हम लोग कौन सा जो है देशांतर बोलते हैं? 68.7, 68.7 जो है आपका हो जाएगा देशांतर, जिसमें 68.7 कहाँ पे है? गोरमोता में है। गोरमोता ये कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला में पड़ता है, और ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और वहीं बात करेंगे पूर्वी अंतिम बिंदु का, देखिए यहाँ पे है पूर्वी अंतिम बिंदु, ये 97.25 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच यदि देखा जाए लगभग 15 इधर और 15 इधर, टोटल 30 अंश देशांतर आ रहे हैं। ये देखिएगा 30 देशांतर कुल, जिसमें 30 गुणे 4 बराबर, मतलब एक देशांतर कितने मिनट का है? 4 मिनट का, 120 मिनट आ रहा है। 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे। इसका मतलब है कि भारत में पूर्व से पश्चिम का जो समय का अंतर है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे। इसका मतलब है कि सबसे पहले सूर्योदय जो होता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले सूर्योदय होता है
किबिथु में, और किबिथु में जो है ये हम लोग कह सकते हैं कौन सा जिला है, ग्वांग जिला है। ग्वांग जिला कहाँ पड़ता है, अरुणाचल में, अरुणाचल में। इसका मतलब है कि भारत में सूर्योदय इसी गांव में सबसे पहले होता है, सूर्योदय। ठीक है, ये भारत का क्या है, पूर्वी अंतिम बिंदु है, पूर्वी अंतिम बिंदु। जैसे आपने उत्तर दक्षिण देखा था उसी तरह से पूर्वी अंतिम बिंदु। ये जो गोरमोता है ये क्या है, पश्चिमी अंतिम बिंदु, जो कि पुलिस में पूछा था, पश्चिमी अंतिम बिंदु। पश्चिमी अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोरमोता। पश्चिमी अंतिम बिंदु जो है गोरमोता हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी अंतिम बिंदु गोरमोता हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पूर्वी और पश्चिमी भी देख लिए। अच्छा, 2 घंटे का अंतर भी हो गया, 15 देशांतर इधर 15 देशांतर इधर, टोटल कुल मिलाकर के जो है 30 अंश देशांतर, मतलब भारत में पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। अब इससे हम लोग एक कॉन्सेप्टुअल क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, जो मध्य में है आपका नैनी में है, ये भी आपका समय का मध्य यदि पूछेगा कहाँ पे है तो प्रयागराज हो जाता है समय का मध्य। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया अंशांश और देशांतर। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो व्याख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिएगा, जैसे अंशांश रेखा के बारे में यदि देखा जाए तो अंशांश रेखा जो है भारत में, जिसे हम लोग लैटिट्यूड बोला जाता है, अंशांश रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। आपको पहले ही क्लियर करा दिया गया था, थोड़ी सी इसको व्याख्या में हम लोग देख रहे हैं। और इसका अंशांशी विस्तार मुख्य रूप से 8.4 से लेकर 37.4, जो कि आपका कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक फैल रहा है, इंदिरा कौल तक फैल रहा है। और उत्तरी अंशांश में है, जबकि द्वीपों सहित इसका विस्तार 6.4, इसका मतलब है 6.4 क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट से लेकर के, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट से लेकर के 37.6 ये कहाँ पे हो जाएगा, इंदिरा कौल तक, इंदिरा कौल तक, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कौल तक का जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है कि इसी के मध्य से गुजरता है कर्क रेखा, जो कितना होता है 23.5 अंश। इसका मतलब है कर्क रेखा 23.5 अंश से गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर के उष्ण, मतलब भारत के बीचों बीच से होकर कटिबंधों में बांटती है। कौन कौन सा, उष्ण और उपोष्ण, जो कि आपको आगे बताया गया था। अब देखिएगा कटिबंध, जिसका विस्तार 23.5 अंश होता है, मतलब 23.5 अंश यही है आपका। 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस रेखा का सबसे बड़ा विस्तार मध्य प्रदेश में है, इसका मतलब है, और सबसे कम विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, और इसे जो है डुंगरूपुर, बांसवाड़ा, 2 ही राजस्थान में 2 जिले हैं। यहीं पे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही है। माही नदी किस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को 2 बार कहाँ काटती है, तो राजस्थान में ये काटती है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, जिसका विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 है। 68 आपका गोरमोता है और ये आपका पूर्वी 97.25 पूर्वी देशांतर इसको बोल सकते हैं। और ये कौन सा है, ये आपका किबिथु है, मध्य स्थित है। 82 इसके मध्य देशांतर हैं, जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, जो आपको बताया गया था। ये मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, मतलब जीएमटी से जो विश्व मानक समय होता है उससे जो आईएसटी है वो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि 82.5 अंश देशांतर आगे है। एक देशांतर में 4 मिनट होता है। भारत में पूर्व से पश्चिम में कुल 30 देशांतर होते हैं, जिसका अंतर 2 घंटे का होता है, जो आपको बताया गया था। भारत में मानक समय रेखा जो आईएसटी है कुल 5 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जिसमें सबसे बड़ी लंबाई कहाँ पे है, किसकी है, उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक विस्तार यदि पूछेगा, सर्वाधिक विस्तार जो है, सर्वाधिक लंबाई किसकी है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश क्या है, सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई किसका है, मध्य प्रदेश का है। इस तरह से हमारा सबसे कम लंबाई और सबसे अधिक लंबाई दोनों यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो हमारा मानक समय रेखा लेता है,
तो आज के जो सेशन है, आज का सेशन देखा जाए तो इतना ही है। फिर हम लोग मिलते हैं भारत के तटीय राज्यों को लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे। जैसे आपने अंशांश और देशांतर देखा, उसी तरह से सभी को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करते जाएंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।